हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रविंदर एंड केमिस्ट्री टीचर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना। फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इससे आपको किसी भी तरह के मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर आप इजीली बना सकते हो, चाहे उस पर पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव या फिर कोई भी चार्ज ना हो उस पर। आप हर तरह के मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर ईजिली बना सकते हो। यहाँ पर अलग अलग साइंटिस्ट ने कई तरह की थ्योरियाँ दी थी, जिसमें से ल्यूइस थ्योरी है, वीबीटी है, वीएसईपीआर है, एमओटी है। तो हम यहाँ पर और ये थ्योरियाँ, पहली वाली थ्योरी में कुछ कमियाँ थी, उनको उनमें करेक्शन के लिए अगली थ्योरियाँ आती गई। इस तरह से हम ल्यूइस थ्योरी की इस वीडियो में बात करेंगे। फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले बता दूं, वीडियो लंबा है लेकिन बड़ा मज़ेदार वीडियो है। इसमें आपको वो सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी जो आपको पूरी केमिस्ट्री में परेशान करती है, यानी कि इतना मज़ा आएगा कि बता नहीं सकते। मतलब तो ल्यूइस थ्योरी में क्या है कि ल्यूइस थ्योरी के अनुसार पीरियोडिक टेबल का हर एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट ये चाहता है कि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करें। इसके लिए ऑक्टेट या डुप्लेट हाइड्रोजन के लिए, क्योंकि हाइड्रोजन में सिर्फ एक एटम होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन एटम में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो अपना डुप्लेट बनाता है। बाकी जितने भी एलिमेंट हैं या एटम है, वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। यानी कि ईच एटम ऑफ पीरियोडिक टेबल ट्राइज टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट और डुप्लेट, यानी कि हर एलिमेंट अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश में लगा रहता है। और वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या तो खुद जैसे दूसरे एटम के साथ में या फिर किसी अदर एलिमेंट या एटम के साथ में बॉन्ड बनाता है। और बॉन्ड कैसे बनाता है, जिसके लिए वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करता है। इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र होता है दो एटम्स के बीच में, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होता है, यानी कि एक एटम से इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम पर जाते हैं या फिर दूसरे से पहले पर आते हैं इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र होता है। ठीक है। दूसरा कैसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकते हैं, बॉन्ड बनाने में क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, यानी कि वो शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की बॉन्ड बनाने में, सहसंयोजक बॉन्ड यानी कि कोवलेंट बॉन्ड जिनको हम कहते हैं। तो इस तरह से वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं जितने भी एलिमेंट होते हैं पीरियोडिक टेबल के। तो यहाँ मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ, उसके बाद में आपको लुईस स्ट्रक्चर के बेस पे हर स्ट्रक्चर बनाना सिखाएंगे। एंड तक देखना फ्रेंड्स, फिर से मैं आपसे यही बोल रहा हूँ, तो स्ट्रक्चर बनाना सिखाएंगे। या तो सिर्फ इतना करें कि हम CH4 को की बात करते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। ये कार्बन एटम है, जैसे हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था कि कार्बन पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं। इनको डॉट से, जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। हाइड्रोजन में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। तो फ्रेंड्स, हमें पता है कि हाइड्रोजन तो डुप्लेट बनाकर ही सेटिस्फाई हो जाता है। तो हाइड्रोजन ने तो डुप्लेट बना लिया। हाइड्रोजन के अलावा जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सब क्या करते हैं, ऑक्टेट बनाने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमको पता है कि 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4 2 6 2 8, यानी कि इस तरह से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। अब ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या किया, कार्बन ने 4 हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बनाया, 4 हाइड्रोजन के साथ में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की, जिसमें अपना इलेक्ट्रॉन इसके डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए दिए तथा इनके इलेक्ट्रॉन्स को खुद का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए शेयर किया। तो इस तरह से शेयरिंग ये होती है। अब हम बात करेंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर की, जिसको आप बड़े ध्यान से पढ़िएगा, एकदम मज़ा आएगा, ये मान लो आपको। फ्रेंड्स, इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि नोबल गैसेज हैं। नोबल गैसेज का क्या है कि ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट होता है। ऑलरेडी कंप्लीट ऑक्टेट, तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए किसी दूसरे एटम पर डिपेंड नहीं रहती है। तो इसलिए जो मैंने ऊपर कहा था, ऊपर बताया था कि हर पीरियोडिक टेबल का हर एलिमेंट ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए किसी दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, साझा करता है या फिर ट्रांसफ़र करता है। लेकिन नोबल गैसेज ऐसा नहीं करती, क्योंकि उनका ऑलरेडी ऑक्टेट कंप्लीट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब लुईस डॉट स्ट्रक्चर की अब बात करते हैं हम, बड़े मज़ेदार टॉपिक है। इस डॉट स्ट्रक्चर की बात करेंगे फ्रेंड्स। एग्जाम्पल के रूप में हम कुछ स्ट्रक्चर्स बनाकर देखेंगे और उन स्ट्रक्चर्स को हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर के रूप में देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें किन किन पॉइंट्सों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि स्ट्रक्चर बनाने में बड़ी आसानी रहे और कोई कन्फ्यूज़न ना हो। फ्रेंड्स, जो भी स्ट्रक्चर होगी उसमें हमेशा हमको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उन्हीं को रिप्रेजेंट करना है। स्ट्रक्चर में जो भी एलिमेंट, जो एटम है,
उसके चारों तरफ सिर्फ हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन या फिर कह सकते हैं कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, उन्हीं आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हीं को हमें रिप्रेजेंट करना है किसी भी स्ट्रक्चर में, जब हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना रहे होंगे। फ्रेंड्स, लुईस जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या करती है कि ऑक्टेट रूल पर वर्क करती है। ऑक्टेट रूल पर वर्क करती है। इसका मतलब ये है कि जो इसकी आउटर जो सेल है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए किसमें? मैंने क्या कहा? 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए किसमें? आउटर मोस्ट जो सेल होती है, आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। फ्रेंड्स, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं एग्जांपल्स बताऊंगा, मैं स्ट्रक्चर खुद बना के बताऊंगा। उनको देखने के बाद में आपको ये जितने भी रूल्स मैंने यहाँ लिखे हैं वो सब एक एक करके आपको अच्छे से समझ में आएगा। फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि ऑक्टेट जो रूल होता है, लुईस की जो थ्योरी है उसमें कमियां बहुत थी, ये लुईस को भी पता थी, इसीलिए वीबीटी आया, वीएसईबीआर आया और उसके बाद में एमओटी आया। फ्रेंड्स, स्ट्रक्चर बनाना सीखने के लिए हम इनके साथ साथ में हम इनकी लिमिटेशंस को भी साथ में लेकर चलते हैं, जिससे कि स्ट्रक्चर बनाने में आसानी रहे हमको। एक साथ ये जो पॉइंट्स हैं उनको हम एक साथ क्लियर कर लेते हैं। फ्रेंड्स, जो हमने अभी बात की कि आउटर सेल, जो आउटर मोस्ट सेल होती है, यानी कि जो बाहर की जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या 8 ही रहनी चाहिए, 8 से कम या ज़्यादा नहीं। तो फ्रेंड्स, ये जो होते हैं ये रूल ये सिर्फ कॉर्नर के जो एटम होते हैं उन पर ये अप्लाई होता है। सेंट्रल एटम के लिए खुद लुईस ने भी बाद में अपनी थ्योरी को इस तरह से चेंज कर दिया था कि सेंट्रल एटम जो है, तो सेंट्रल एटम के लिए ऐसा हो या ना हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। इसके लिए हम ऑक्टेट का जो रूल है, ऑक्टेट रूल को हम तोड़ सकते हैं। ऑक्टेट रूल को इसके लिए तोड़ सकते हैं, यानी कि ऑक्टेट सेंट्रल एटम जो है, सेंट्रल एटम के जो आउटर मोस्ट जो सेल है, सेंट्रल एटम की आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन या फिर 8 से ज़्यादा हो सकते हैं। 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, कम नहीं हो सकते। इस बात को ध्यान रखना। ये जो इस रूल को हमने तोड़ा है, ऑक्टेट रूल को सेंट्रल एटम के लिए, तो इसमें ये है कि सेंट्रल एटम में 8 या 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन तो हो सकते हैं, लेकिन सेंट्रल एटम में भी 8 से कम इलेक्ट्रॉन्स नहीं होने चाहिए। तो स्ट्रक्चर बनाने में ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। उसके अलावा जो ऑक्टेट का जो रूल है, जो कॉर्नर पर जो एटम होता है, कॉर्नर पर जो एटम होता है उसमें हमेशा 8 ही इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ही तो चाहिए, मैंने कहा मतलब 8 इलेक्ट्रॉन कॉर्नर एटम पर होने चाहिए, लेकिन सेंट्रल एटम पर ये रूल बदल सकता है, यानी कि 8 भी हो सकते हैं, 8 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन 8 से कम कभी नहीं हो सकते हैं। अब बात आती है कि सर सेंट्रल एटम को किस तरह पता करें कि सेंट्रल एटम कौन सा है किसी भी मॉलिक्यूल में। तो सेंट्रल जो एटम होता है उसमें हमें एक बात ध्यान रखनी होगी कि सेंट्रल एटम कोई भी मॉलिक्यूल होगा ना, कोई भी मॉलिक्यूल होगा उसमें क्या होगा कि लीस्ट नंबर में होगा, लीस्ट नंबर में होगा, यानी कि कम संख्या में मिलेगा। या तो 1 2 3, यानी कि जितने जो कॉर्नर जो एटम होते हैं उनसे कम संख्या में सेंट्रल एटम की संख्या होगी। अगर नंबर भी अगर समान हो, एक जैसे नंबर हो, सेम हो, तो हम देखते हैं कि जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होगी वो सेंट्रल एटम हो सकता है। अगर बोले सर कि इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी सेम हो, लगभग सेम हो, तो जिसकी साइज़ सबसे बड़ी होगी मॉलिक्यूल में, साइज़ लार्जेस्ट होगी, सबसे बड़ी साइज़ होगी ना, वो सेंट्रल एटम होगा। सबसे पहले हम ये देख लेंगे कि लीस्ट नंबर होने, यानी कि उनकी संख्या कम होनी चाहिए सेंट्रल एटम की, कम से कम 1 2 ऐसे, बाकी कॉर्नर के कंपेयर में। अगर ये चीज़ सेम है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को देखते हैं, उसके बाद में साइज़ को देखते हैं। फ्रेंड्स, एक बात और मैं आपको बता दूं कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं होते, कभी नहीं होते, सेंट्रल एटम होते ही नहीं है। हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं होते, इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखना। और ये बात हमने कर ही ली कि सेंट्रल एटम जो होता है वो 8 इलेक्ट्रॉन या फिर 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रख सकता है अपनी वैलेंसी के लिए, अपने चारों तरफ
ऑक्टेट रूल को तोड़कर। उसके अलावा फ्रेंड्स हम बात करते हैं कि जो सेंट्रल जो एटम होता है, सेंट्रल जो एटम होता है वो हमेशा क्या करता है कि सेंट्रल एटम हमेशा क्या करता है कि अपनी कोवैलेंसी को अधिकतम रखने की कोशिश करता है। कोवैलेंसी यानी कि जो सह संयोजकता या सह संयोजक जो होती है उसको अधिकतम मैक्सिमम रखने की कोशिश करता है। यानी हम कह सकते हैं कि जो सेंट्रल एटम ट्राइज टू मैक्सिमम कोवैलेंस, यानी कि सह संयोजक अधिकतम रखने की यानी कि अधिकतम बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है, ताकि ये, क्योंकि हमें पता है कि जितने ज़्यादा बॉन्ड्स होंगे किसी भी स्ट्रक्चर में, किसी भी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर में, वो स्ट्रक्चर उतनी ही ज़्यादा स्टेबल होती है। इसलिए ये हमेशा अपनी मैक्सिमम कंडीशन में आने की कोशिश करता है, सेंट्रल एटम मैक्सिमम कोवैलेंसी कंडीशन में। फ्रेंड्स बोर मत होइएगा, इस वीडियो में 4 से 5 एग्जाम्पल हम इस वीडियो में कर देंगे। उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस और स्टार्टिंग में 10 या 15 एग्जाम्पल भी हम आपको ज़रूर देंगे, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ हम देखते हैं कि कोवैलेंसी, अब डाउट आ गया, कई स्टूडेंट्स होते हैं जिनके मन में ये आ जाता है, हो सकता है कईयों को आती भी होगी, लेकिन कईयों को ऐसा हो जाता है कि अब सर कोवैलेंसी क्या होती है, यानी कि सह संयोजकता क्या होती है। तो सह संयोजकता की बात करते हैं कि जो बॉन्ड बनाने की जो उसकी कैपेबिलिटी होती है, ये अधिकतम कितने बॉन्ड वो बना सकता है। जैसे हम देखते हैं कि ऑक्सीजन जो होती है हमेशा दो बॉन्ड बनाता है, एक भी बना सकता है, दो भी बना सकता है, यानी कि 2 से ज़्यादा नहीं बनाता। ठीक है। नाइट्रोजन की हम बात करते हैं तो नाइट्रोजन 3 बनाता है, इजीली बना लेता है। कभी कभी ये अमोनिया जैसे कुछ केसेज में 4 भी बना लेता है, लेकिन उसको हम इतना लेंगे नहीं क्योंकि 3 ही बनाता है। ठीक है। उसी तरह फ्लोरीन की हम देखते हैं कि फ्लोरीन हमेशा एक ही बॉन्ड बनाता है। अब हम देखते हैं कि फास्फोरस को हम देखते हैं, फास्फोरस नाइट्रोजन फैमिली में होता है लेकिन ये 5 बनाता है। और उसी तरह सल्फर होता है जो ऑक्सीजन फैमिली में होता है, वो 6 बना लेता है। क्लोरीन होता है वो मैक्सिमम 7 तक बना लेता है। ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है इसको भी हम समझ लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो ऑक्सीजन फैमिली है उसका जो वैलेंसी ऑर्बिटल या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से पहले पढ़ चुके, लेकिन फिर भी हम समझ लेते हैं। यानी कि ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 होते हैं। और इस फैमिली में जितने भी होंगे सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होंगे। तो यानी कि इनको 6 इलेक्ट्रॉन को शेयर करके या फिर 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट या एक्सेप्ट या फिर डोनेट करके ये इनको वैलेंसी कोवैलेंसी को 6 तक बढ़ा लेना चाहिए, जो कि सल्फर और इसी फैमिली के जो अदर जो एटम या एलिमेंट हैं वो ऐसा शो करते हैं कि वो 6 कोवैलेंसी दिखाता है। लेकिन ऑक्सीजन ऐसा नहीं दिखाता, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, जिससे ये इसको ऐसा करने से रोकता है। दूसरे होते हैं कि इसकी साइज़ भी बहुत छोटी होती है, जो कंपेयर इसके जो अदर जो एलिमेंट हैं इस वर्क के, उसके कंपेयर में साइज़ भी बहुत कम होती है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव बहुत ज़्यादा होती है। तो इससे ये सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की परमिशन देता है। इसकी जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और साइज सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की परमिशन देता है, जबकि इनमें ऐसा नहीं है। इनमें साइज भी काफ़ी बड़ी हो जाती है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी कम हो जाती है। सल्फर में इनमें इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिविटी होती है फ्रेंड्स वो भी कम हो जाती है और साइज बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये ईजिली अपनी जो ये वैलेंसी जो इलेक्ट्रॉन है इनको पूरी तरह शेयर, डोनेट या एक्सेप्ट करने का काम ये करते हैं। उसी तरह नाइट्रोजन फैमिली में, उसी तरह फ्लोरीन फैमिली में होता है। नाइट्रोजन में भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और साइज को वजह से ये सिर्फ नाइट्रोजन 3 ही इलेक्ट्रॉन बना पाता है, जबकि फास्फोरस जो होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसे हम देखते हैं कि इस नाइट्रोजन फैमिली का हम देखते हैं, नाइट्रोजन फैमिली का हम देखेंगे तो 1s2 2s2 2p3 होता है। यानी कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, हमने पिछले वीडियो में बात कर ली वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो इसके अधिकतम 5 ये इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर सकता है, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनकी शेयरिंग हम कर सकते हैं। तो नाइट्रोजन में भी यही इश्यू आ जाता है कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इसकी जो फैमिली के जो अदर मेंबर्स हैं, अदर जो एलिमेंट्स हैं उनसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है और साइज कम होती है। यानी कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा होती है और साइज बहुत कम होती है। ठीक है। जबकि फास्फोरस में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम हो जाती है और साइज बढ़ जाने की वजह से फास्फोरस जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो इसके पूरे हैं इनको सबको 5 के 5 शेयर करने की कोशिश
करता है और 5 के 5 शेयर कर भी लेता है, इसलिए 5 बॉन्ड बना सकता है। उसी तरह फ्लोरीन में भी यही होता है। फ्लोरीन क्लोरीन के केस में भी यही होता है कि फ्लोरीन की साइज़ बहुत छोटी, बहुत कम होती है और फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। इसलिए वो सिर्फ एक ही बॉन्ड बना सकता है। लेकिन जैसे उस फैमिली में वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो होते हैं 7 होते हैं। उसमें आप स्ट्रक्चर बना के देख लीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लीजिएगा, आप पिछले वीडियो में बता दिया 7 होते हैं। तो यानी कि वो पूरे इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर सकता है, या फिर जो कमी होगी वो ले सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है या डोनेट कर सकता है। लेकिन फ्लोरीन में ऐसा नहीं होता। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसको इलेक्ट्रॉन छोड़ने के लिए कहती नहीं है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को छोड़ने नहीं देती और ना ही शेयर करने देती है ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को। तो इसलिए उस केस में सिर्फ एक ही होता है। कार्बन फैमिली की कोवेलेंसी हम देखते हैं तो कार्बन फैमिली में क्या होता है कि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इतना बड़ा इश्यू नहीं होता और ये साइज भी थोड़ा, जो आवर्त जो होता है उसमें थोड़ा इधर आने की वजह से इसकी साइज़ भी थोड़ी अच्छी खासी हो जाती है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन विन्यास यानी कि इसमें जो वैलेंसी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पिछली वीडियो में हमने बात कर ली, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि कैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता करते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं। तो इस फैमिली के सभी जो मेंबर्स होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, वो 4 बॉन्ड बना सकते हैं, यानी कि अब इनकी कोवैलेंसी 4 तक हो सकती है। फ्रेंड्स, मैंने पहले ही कहा था कि वीडियो लंबा होगा, लेकिन बड़ा मज़ेदार टॉपिक है और बड़ी अच्छे से आपको ये चीज़ समझ में आएगी। आप सिर्फ लास्ट तक इसको, वीडियो को एंड तक देखते रहिए। अभी हमने पता कर लिया है कि ऑक्सीजन की जो होती है कोवैलेंसी 2 तक हो सकती है, नाइट्रोजन की 3 हो सकती है मैक्सिमम, और जो क्लोरीन होती है उसकी 7 हो सकती है। 7 के अलावा क्लोरीन जो होती है, इसमें याद रखने का ये सब कर सकते हैं, क्लोरीन 5 भी कर सकता है, 3 भी बॉन्ड बना सकता है, 1 भी बना सकता है। यानी कि 2 कम 6 नहीं बनाएगा, 4 नहीं बनाएगा। 7 अगर ये बनाता है तो इससे 2 कम 5 भी ये बना सकता है, क्योंकि लोन पेयर, उसके बाद में लोन पेयर की शेयरिंग होने लग जाती है तो 2 इलेक्ट्रॉन कम या ज़्यादा होने लग जाते हैं। या 3 की बनाएगा या फिर 1 इलेक्ट्रॉन जो उसका फ्री होता है उससे 1 बॉन्ड बनाएगा। इसी तरह हम बात कर लेते हैं कि जो सल्फ़र होता है, सल्फ़र अभी हमने बात की थी कि 6 बॉन्ड ये बना सकता है मैक्सिमम। लेकिन 6 के अलावा ये फिर उसके बाद में क्या होता है कि या तो पूरे डोनेट करे तो 6, उसके लॉन पेयर के हिसाब से कम होता है तो 4 भी बना सकता है, और या फिर ये 2 भी बना सकता है, ठीक है, 2 की कमी के हिसाब से। उसी तरह फास्फोरस में होता है, उसी तरह अदर एलिमेंट्स में होता है। तो फ्रेंड्स, ये तो हमने कर ली कोवैलेंसी की बात। अब हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर बनाते कैसे हैं इनका। जो हमने अभी जो रूल्स पढ़े हैं, जो भी हमें नोट से पॉइंट हमने पढ़े हैं, उनको अप्लाई कैसे करना है इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो फ्रेंड्स, स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम पहले एक फॉर्मूला तैयार कर लेते हैं। यकीन की मानिएगा कि ये फॉर्मूला आपको 2 से 3 एग्जाम्पल जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये फॉर्मूला अच्छे से याद हो जाएगा। तो हम फॉर्मूले में पी को हम क्या मानते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल एटम। जितने भी एटम स्ट्रक्चर में हैं उन सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नंबर्स पता, उन सबके नंबर्स, प्लस अगर उस पर उस मॉलिक्यूल पर या फिर उस स्ट्रक्चर पर कोई नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज का जो नंबर है उसको भी हम ऐड कर देंगे इसमें। और अगर किसी स्ट्रक्चर पर माइनस, किसी स्ट्रक्चर पर पॉजिटिव चार्ज है तो उतने इलेक्ट्रॉन्स हम जो होता है उस स्ट्रक्चर में से कम कर देंगे। पॉजिटिव चार्ज के नंबर, इतने नंबर हम कम कर देंगे किसमें, पी को हम अप्लाई करने में, ठीक है। तो पी का फॉर्मूला क्या हमने लिखा है कि पी ऐसे माना है हमने कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल एटम के नंबर, जितने भी एटम हैं उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके नंबर, प्लस नेगेटिव चार्ज के नंबर, प्लस पॉजिटिव चार्ज के नंबर, ठीक है। तो ये हो गया कि फिर हम देखते हैं बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं उनको हम काउंट करते हैं। बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स 2 इंटू नंबर ऑफ बॉन्ड, यानी कि जितने बॉन्ड्स बन रहे हैं उनको 2 से मल्टीप्लाई करें तो उनके इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग हमें पता चल जाती है। उसके बाद में आते हैं लॉन पेयर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, लॉन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स। लॉन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे टोटल, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं पी, माइनस जो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन, तो ये आ जाएगी लॉन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स के नंबर्स आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को आपको ध्यान में रखना। इसको देखकर अब हम देखते हैं कि कितने आसानी से कितनी सारी स्ट्रक्चर्स हम, कितनी सारी नहीं, हर स्ट्रक्चर को हम बना सकते हैं। एक बात और ध्यान रखनी फ्रेंड्स, स्ट्रक्चर बनाते समय
यानी कि जब हम स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जो कॉर्नर के जो एटम होते हैं, हम सबसे पहले फर्स्ट में हम पहले क्या करते हैं, उनका ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। यानी कि कॉर्नर के जो एटम होते हैं, कॉर्नर एटम जो होते हैं, हम सबसे पहले उनका ऑक्टेट को कंप्लीट करते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं सेंट्रल एटम का, जो सेंट्रल जो एटम है उसके ऑक्टेट को देखते हैं कि उसका ऑक्टेट उसको कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले हम कॉर्नर के ऑक्टेट को कंप्लीट करेंगे, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स, अभी मैं बताऊंगा आपको जो इलेक्ट्रॉन्स कैसे कैसे बचते हैं, फिर उस तरफ पहले कॉर्नर के कैसे ऑक्टेट कंप्लीट किया जाता है, उसके बाद में सेंटर को कैसे ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। और यदि सेंटर का ऑक्टेट कंप्लीट भी ना हो तो सेंटर में जैसे हमने पहले पढ़ लिया था कि 8 या फिर 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। अगर ऑक्टेट कंप्लीट ना हो तो ऑक्टेट से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन सेंट्रल पर तो हो सकते हैं, लेकिन कॉर्नर पर हमेशा 8 ही होंगे। ये बात भी हमने पहले कर ली, इसलिए पहले हम कॉर्नर होता है उसका ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलो एग्जाम्पल अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए हम 3 से 4 एग्जाम्पल यहाँ देख लेते हैं, उसके बाद में बाकी एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले ही देख लेते हैं कि हम हाइड्रोजन को लेते हैं। हाइड्रोजन को तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी। सबसे पहले हमने बात की कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल एटम और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज बॉडी। इस पर कोई चार्ज नहीं है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 2 हाइड्रोजन परमाणु हुए तो इसमें कितने हो गए, P इक्वल कितने हो गए, 2 हो गए। और बॉन्ड, जैसे कि हम एक एक बॉन्ड तो हम बना ही देते हैं, तो बॉन्ड सिर्फ एक ही बनेगा इनमें, तो बॉन्ड BP कितने हो गए, बॉन्ड पेयर के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने हो गए, 2 × 1 बॉन्ड हो गए, यानी कि इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो इस पर लोन पेयर कितने हो गए, लोन पेयर हो गए, जैसे कि यहाँ दे रखा है कि P - BP 2 - 2, यानी कोई लोन पेयर यहाँ नहीं है। तो इसकी स्ट्रक्चर हम बढ़ाएंगे फ्रेंड्स, कैसे बढ़ाएंगे, H ये हो गई और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर हो गई और ये दोनों की दोनों शेयरिंग कर रहे हैं। ये डुप्लेट कंप्लीट कर रहा है, ऑक्टेट इसका होता नहीं है। नेक्स्ट की फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं SO3- की। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम इसका नॉर्मल फ्लो बना लेते हैं कि एक एक बॉन्ड तो हम सभी एटम्स के साथ में जोड़ देते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक ऑक्सीजन इससे जोड़ दिया, एक ऑक्सीजन इससे जोड़ दिया, एक ऑक्सीजन ऐसे जोड़ दिया। ठीक है फ्रेंड्स, SO3- की हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो फ्रेंड्स जैसे कि हमें पता है कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल एटम, ठीक है, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6 होते हैं ऑक्सीजन में 6 होते हैं और सल्फर में भी 6 ही होते हैं, क्योंकि उसी फैमिली का है, ऑक्सीजन फैमिली का ये है। तो कितने टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6 × 4, क्योंकि 4 एटम में और 6 हर एक में, ईच एटम में क्या है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो टोटल कितने हो गए, 24। जैसे कि हमको पता है कि हमने फॉर्मूले में पढ़ा था कि नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज को हमें ऐड करना है और नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज को माइनस करना है। तो हम यहाँ देखते हैं कि नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन और हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये कितने हो गए 26। तो हम देखते हैं बॉन्ड पेयर कितने हैं। बॉन्ड पेयर जैसे कि फॉर्मूले में दे रखा है बॉन्ड पेयर, तो 2 × नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने, 1 2 3, यानी कि बॉन्ड पेयर के जो इलेक्ट्रॉन है वो भी 6 हो गए। अब हम लॉन पेयर का पता कर लेते हैं। लॉन पेयर में हम देखते हैं कि लॉन पेयर में जैसे दे रखा है कि P - BP, यानी कि जो 26 अभी हमारा आया है -6, यानी कि 20 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 20 इलेक्ट्रॉन लॉन पेयर में है। तो हमने बात की थी कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे। सबसे पहले हम कॉर्नर जो एटम होता है, कॉर्नर एटम की ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ऑक्सीजन इन इलेक्ट्रॉनों से, जो भी इलेक्ट्रॉन लॉन पेयर के, इनसे हमें सबसे पहले कॉर्नर की, उसके बाद में जो सेंट्रल होती है उसकी, सेंट्रल की ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है, तो हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट करते हैं ऑक्टेट। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया इसका ऑक्टेट कंप्लीट। उसी तरह इनका भी ऑक्टेट कंप्लीट करना है हमको, ये भी 8 हो गए। उसी तरह इस एटम का भी ऑक्टेट कंप्लीट हमको करना है। ठीक है, 8 कॉर्नर एटम के तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स यूज हो गए देखते हैं कि हम देखते हैं 6 तो यहाँ हो गए, 6 यहाँ हो गए, 6 यहाँ हो गए, यानी कि अभी भी 18 इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन बाकी है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो फिर हम इसको
2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देते हैं, तो क्या सेंट्रल में क्या हो रहा है देखिए 2 2 4 2 6 2 8, यानी कि इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। लेकिन स्ट्रक्चर में है -2। अब -2 चार्ज हम कैसे पता करेंगे? तो फ्रेंड्स ये क्या करता है कि हमें ये भी हमने पता किया कि सेंट्रल एटम है जो अपनी मैक्सिमम कोवैलेंसी में जाने की कोशिश करता है, यानी कि हमेशा प्रयास करता है, वो हमेशा कोशिश करता है कि वो मैक्सिमम कोवैलेंसी में जाए। ठीक है, तो ये क्या करेगा, सल्फर ऑक्सीजन जो होता है इसके 2 एटमों को 2 जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि हम अलग स्ट्रक्चर ही हम बना लेते हैं। ऑक्सीजन के जो क्या होता है कि ये मैक्सिमम कोवैलेंसी में जाने की कोशिश करता है, तो इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन हो इनको ये यहाँ बॉन्ड बनाने में काम लेता है, तो ये इसने बॉन्ड बना दिया। ठीक है, अब देखते हैं कि ऑक्टेट का क्या हुआ। ऑक्सीजन का ऑक्टेट तो अभी भी कंप्लीट है, 4 हो गए, 2 2 4 यानी कि 8 है, इनके 8 8 है। ठीक है, तो बोले कि सर इसके तो सल्फर के तो ज़्यादा हो गए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, लेकिन हमने कहा था कि सेंट्रल जो एटम होता है उसकी 8 या 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, उसके ऑक्टेट से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स उसमें पाए जा सकते हैं। तो उसके बाद में हम इन पर जो नेगेटिव चार्ज होगा वो इन पर होगा, उसके लिए हमें क्या है कि फॉर्मल चार्ज के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि इनके ऊपर -2 चार्ज कैसे कैसे आते हैं। तो हर एटम के ऊपर हमें जो चार्ज है उसको पता करने के लिए हमें फॉर्मल चार्ज का एक फॉर्मूला है उसको अप्लाई करना पड़ेगा, उससे हम पता करेंगे। फॉर्मल चार्ज होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस जो लोन पेयर है -12 BP। तो हम इसका क्या होता है कि हर एटम का अलग अलग फॉर्मल चार्ज निकलता है। तो हम सबसे 1 नंबर इसको दे दें, 2 नंबर इसको दे दें, 3 नंबर इसको दे दें, 4 नंबर इसको दे दें। ठीक है, तो अब हम इस पर फॉर्मल चार्ज भी साथ में हम पढ़ते जाएंगे। फॉर्मल चार्ज कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम 1 नंबर ऑक्सीजन एटम पर हम फॉर्मल चार्ज निकालते हैं 1 नंबर पर। तो फॉर्मल चार्ज होगा, इस पर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 6 होंगे, माइनस लोन पेयर कितने हैं 4 हैं, माइनस कितने बॉन्ड बना रहा है 2 बॉन्ड बना रहा है, यानी कि हाफ, यानी कि 4/2 बॉन्ड पेयर बटे 2। तो जैसा कि हमें पता है कि इस पर जो फॉर्मल चार्ज होगा 0 होगा, यानी कि इस पर कोई चार्ज नहीं है। अब इसी तरह हम O2 पर देखते हैं, O2 के भी वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 होते हैं, माइनस इसके जो लोन पेयर हो गए वो भी कितने हो गए 6 हो गए, माइनस 1 बॉन्ड बना रहा है ये जो है बॉन्ड पेयर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन इसमें हो गए, तो इसी तरह इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं 2/2, तो यानी कि ये हो रहा है -1। और ये की यही कंडीशन इसकी है, तो इस पर भी O3 पे भी कितना होगा -1 चार्ज होगा, यानी कि -1 इस पर है, -1 इस पर है। तो उसी तरह हम सल्फर की भी देख लेते हैं कि सल्फर पे क्या चार्ज है। सल्फर का हमें पता है कि सल्फर का भी वैलेंसी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी नंबर 6 होते हैं, और क्या नाम से इस पर जो बॉन्ड लोन पेयर कितना है 2 है, -1 2 3 4, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन हो गए 2, 4 बॉन्डों में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, तो ये 4 हो गए, यानी सल्फर पर आवेश कितना है 0 है। तो इस तरह -1 तो SO3 पर कितना चार्ज हो गया -2। आ गई समझ में स्ट्रक्चर। अब जो भी एग्जाम्पल्स होंगे, काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स और अच्छे से समझाने के लिए नेक्स्ट वीडियो में इससे भी अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हम लाएंगे, बड़ी इजीली बड़ी आसानी से आप उसको सॉल्व करोगे, आपको समझ में आएगा। और कुछ क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं उन क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स बने रहिएगा हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि अगले जो वीडियो है जो महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको मिलती रहे। ठीक है, और लाइक ज़रूर करना अगर आपको पसंद आए। फ्रेंड्स छोटा वीडियो बनाने में कुछ नहीं, अगर आपको कंसेप्ट ही समझ में नहीं आएगा तो छोटा वीडियो बनाने से क्या मतलब है कि मैं 5-5 10-10 मिनट की वीडियो बनाऊं और फिर चला जाऊं। समझ में भी आना चाहिए। मैंने आपको एक एक चीज़ पूरी खुलकर पूरी अच्छे से खोल कर उसको समझाया है ताकि आपको वो चीज़ अच्छे से समझ में आ सके। और मुझे लगता है कि आपको किसी भी तरह का डाउट अब इसमें नहीं रहेगा। मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दूंगा, उसके बाद में जो टॉपिक्स होंगे उनके भी वीडियो में आता रहूँगा। धन्यवाद गाइज। सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स करना मत भूलना। धन्यवाद।